to represent a ruler through a portrait or a statue. Look at the picture. आप एक राजा को एक फिगर की फॉर्म में या स्टैचू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. How does one go about giving a face to a nation? लेकिन एक नेशन को एक फेस कैसे दिया जाए, एक चेहरा कैसे बनाया जाए. Artists in the 18th and 19th century found a way out by personifying a nation. कलाकार 19वीं और 18वीं शताब्दी के अंदर एक नया रास्ता उन्होंने ढूंढ निकाला कि कैसे नेशन को पर्सोनिफाई करना है, कैसे नेशन को शो करना है, वो नेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट करें कि लोगों की भावनाएं अपने देश के प्रति जुड़ जाए. In other words, they represented a country as if it were a person. और इस तरह से उन्होंने कहा कि अगर देश जो है वो एक पर्सन की फॉर्म में हो तो हमारी अटैचमेंट उसके साथ कैसी होगी. नेशंस वर देन पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर, और ये वो समय था जब राष्ट्र को फीमेल फिगर की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाने लगा. The female form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular woman in real life. वास्तव में ऐसी कोई महिला थी नहीं जिससे कि उन पोर्ट्रेट्स में दिखाया जा रहा था. जैसे कि लियोनार्डो दा विंसी ने जो पोर्ट्रेट बनाया है मोनिका लेविंस्की, मोनिका का क्या नाम है उसका, फेमस बड़ी पेंटिंग है जो मोनालिसा. मोनालिसा की पेंटिंग जो दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग भी है, और वैसी कोई वास्तव में कोई महिला है ही नहीं. लेकिन क्या खासियत है उसकी कि वो इतनी महंगी पेंटिंग है आज के समय में भी. अगर आप उस आज से 100 साल या 200 साल पहले की बनी हुई पेंटिंग, उसमें जो ब्रश यूज हुआ है उसके ब्रशेस इतने बारीक हैं जितने कि किसी इंसान के बाल होते हैं उससे ज्यादा बारीक. तो कैसे उस टाइम पे उसने इतने बारीक ब्रश को बनाया और वो क्वालिटी फिगर या उसमें पोर्ट्रेट वो बनाया, उसकी इमेजिनेशन में. ऐसे ही आर्टिस्ट ने 18th और 19th सेंचुरी में देश को एक फिगर की फॉर्म में प्रेजेंट किया, मातृभूमि की फॉर्म में. The female form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular woman in real life. वो फीमेल फॉर्म जो कि आर्टिस्ट ने चूज की थी वास्तव में वैसी कोई महिला है थी ही नहीं. Rather it sought to give the abstract idea of the nation a concrete form. लेकिन ये एक तरीका था जिससे कि लोगों को देश भक्ति या मातृभूमि के प्रति लगाव की भावना को उत्पन्न किया जा सके. That is the female figure become an allegory of the nation. और इस तरह से मातृभूमि की तस्वीर जो है वो सामने आई. तो 1 मार्क में आपका एल्गरी पूछा जाता है. एल्गरी मींस व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज एक्सप्रेस्ड थ्रू अ पर्सन और अ थिंग. जब किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, इमोशन को हम प्रेजेंट करते हैं किसी वस्तु की फॉर्म में. You will recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray ideas such as liberty, justice and the republic. आपको याद होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में कलाकारों ने लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक को भी फीमेल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, पोर्ट्रेट बनाकर दिखाया था. These ideals were represented through specific objects or symbols. As you would remember, the attributes of liberty are the red cap or the broken chain, while justice is generally a blindfolded woman carrying a pair of flagging scales. कानून की देवी को या न्याय की देवी को आंखों पर पट्टी बांध के हाथ में तराजू लिए हुए दिखाया जाता है. इंसाफ का तराजू, यानी कि जब इंसाफ करने वाला व्यक्ति होता है वो ये नहीं देखता सामने वाला मेरा अपना है या कौन है, वो ये देखता है जो सही है उसको न्याय मिलना चाहिए. Similar female allegories were invented by artists in the 19th century to represent the nation. In France, she was Christian Marin, a popular Christian name, which underlined the idea of a people's nation. ऐसा ही फ्रांस के अंदर जो मातृभूमि की तस्वीर बनाई गई, named as Marian,
Her characteristics were drawn from those of liberty and the republic. और उन्हें रेड कैप पहनाई गई, ट्राइगल उनके हाथ में था. The cocked statues of Marin were erected in public squares to remind the public of the national symbol of unity. इन तस्वीरों को आम जगह पर लगाया गया ताकि लोग इससे प्रेरित हो सके. Marin images were marked on coins and stamps. यहाँ तक कि ये मातृभूमि की तस्वीर जो है वो सिक्कों और स्टैम्प्स के ऊपर भी छापी जाने लगी. सिमिलरली जर्मेनिया, जैसे फ्रांस के अंदर मैरिन, वैसे ही जर्मनी के अंदर जर्मेनिया बिकम द एल्गरी ऑफ द जर्मन नेशन. इन विजुअल रिप्रेजेंटेशंस जर्मेनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स. आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, ये जर्मेनिया की तस्वीर है जिसमें कि उन्होंने ओक लीव्स के क्राउन को पहना हुआ है. एक नंबर के अंदर ये पूछा जाता है why Germania wore oak leaves crown. Oak leaf का crown क्यों पहना? Because oak is the symbol of किस चीज का सिंबल है? हीरोइज्म, बहादुरी का प्रतीक है, इसलिए oak leaves के क्राउन को पहनाया गया है. Nationalism and imperialism. By the last quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the century, but became a narrow field with limited ends. During this period, nationalist groups became increasingly intolerant of each other and ever ready to go to war. By the last quarter of 19th century, 19वीं शताब्दी का जो अंतिम क्वार्टर था, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiments. अब नेशनलिज्म वैसा लिबरल या डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स में नहीं रह चुका था जैसा कि पहली शुरुआत में था, यानी कि जो विचार शुरू में थे अब वो बदल चुके थे. But became a narrow period with limited ends. During this period, nationalist groups became increasingly intolerant of each other and every day go to war. जो नेशनलिस्ट थे अब उनके विचारों में मतभेद बढ़ने लगे थे और वो एक दूसरे के साथ लड़ते थे. The major European power in turn manipulated the nationalist aspirations of the subject people in Europe to further their own imperialist aims. अब जो ताकतवर बन गए थे वो ये सोचने लगे कि क्यों ना कमजोर को अपने कंट्रोल में लिया जाए. पहले नेशन स्टेट बने, नेशन स्टेट बनने के बाद वो एक मजबूत राष्ट्र के रूप में बने, जैसे इंग्लैंड जो वो एक ताकतवर देश बन गया. फिर उसने सोचा ये डेमोक्रेसी ऑटोक्रेसी सब बेकार है, अपने आप वर्चस्व बढ़ाइए, अपने आप को पावरफुल बनाइए और अपनी ताकत का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए. जितना ज्यादा आप अमीर संपन्न बनेंगे उतना ही आपके देश का विकास होगा. और उसके लिए जरूरी है कि जो भी कमजोर है उसको दबाव और उसमें कंट्रोल में ले लो. स्कॉटलैंड को ब्रिटेन ने अपने कंट्रोल में लिया, आयरलैंड को लिया और उसके बाद धीरे धीरे उसने दुनिया के बाकी हिस्सों को भी अपने कंट्रोल में करना शुरू कर दिया. एज अ रिजल्ट 16th सेंचुरी के अंदर इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई और 19th सेंचुरी तक भारत भी पूरी तरह से ब्रिटेन का गुलाम बन गया. कहते हैं अंग्रेजी शासन में कभी सूर्यास्त नहीं हुआ, यानी कि जहां पर भी सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो सारे देश जो है वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे. क्रिकेट का कारण यही है कि वो ब्रिटिशर्स ने शुरू किया, इसलिए क्रिकेट केवल वही खेला जाता है जो देश ब्रिटेन के गुलाम थे उन देशों में, क्योंकि ब्रिटिशर्स वहां पर थे, वो अपने रिक्रिएशन के लिए क्रिकेट खेलते थे और इस तरह से लोगों ने क्रिकेट खेलना सीखा. दुनिया के अंदर जब ओलंपिक्स होते हैं तो अलग अलग गेम्स खेले जाते हैं, 60 या 100 से ज्यादा गेम्स हैं, 100 से ज्यादा देश रिप्रेजेंट करते हैं अपने नेशन को ओलंपिक्स के अंदर. लेकिन आज तक भी क्रिकेट ओलंपिक में नहीं खेला जाता. कारण क्योंकि ओलंपिक में किसी गेम के शामिल होने के लिए अलग अलग कॉन्टिनेंट्स जो है हमारे वहां पर उस गेम का खेलना जरूरी है, जबकि क्रिकेट जो है वो केवल उन्हीं कॉन्टिनेंट्स तक है जहां पर कि ब्रिटिशर्स का शासन था. इसलिए आज तक ओलंपिक में ये शामिल नहीं हो पाया. दुनिया में लगभग 20 देश ऐसे हैं जहां पर क्रिकेट खेला जाता है और दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है फुटबॉल. सबसे ज्यादा फुटबॉल खेला जाता है दुनिया में. फीफा वर्ल्ड कप स्पेशल होता है, हॉकी से भी ज्यादा पॉपुलर है. 9 बार के चैंपियन है हम ओलंपिक्स में हॉकी के. लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब लोग ना तो खेलते थे, हॉकी स्टिक जो है वो धीरे धीरे इसको यार बंद कर देंगे, बार बार मार या पिन लगा. जो ताकतवर बन गया अब
अब नेशनलिज्म नहीं रह गया था, अब इंपीरियलिज्म आ गया, यानी कि जो ताकतवर है वो कमजोर को अपने कंट्रोल में ले लेगा, अपना गुलाम बना लेगा, फिर उसके रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेगा, जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे रिसोर्सेज को किया। मैं आपको बताया था कि अगर ब्रिटेन हमें कंट्रोल में ना करता या हमारे यहाँ पर उनका शासन ना होता तो आज हम दुनिया की इतनी अमीर अर्थव्यवस्था होते जितने की यूएस को बनने में आने वाले 150 साल लगेंगे, क्योंकि यूएस की अभी इकोनॉमी $6 ट्रिलियन की है और हमारी अर्थव्यवस्था उस टाइम में 17 बिलियन डॉलर की थी। The most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was the area called the Balkans. कबड्डी भी नहीं है ना ओलंपिक में, क्यों? एक बार 70s के टाइम पीरियड में कबड्डी को शामिल किया गया था ओलंपिक में, लेकिन उसके बाद से इसे हटा दिया गया क्योंकि सभी जगह कबड्डी नहीं खेलते थे। कबड्डी हमारे यहाँ पर मुसलमानों ने खेलनी शुरू की थी, उसको देख के धीरे 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 हमारे अंदर वो पैशन आया। हमारे यहाँ तो तलवारबाजी या जो वो लाठी चलाना जो होता है वो हमारे ट्रेडिशनल नहीं है। The most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was the area called the Balkans. The Balkan was the region of, ये पोर्शन हमारा 1 मार्क का जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनमें से कहीं से भी 1 मार्क का आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है पैसेज में से। The Balkan was the region of geographical and ethnic variations. बाल्कन जो साम्राज्य था वो वहां पर अलग अलग तरह के वेरिएशन थे, जैसे कि मॉडर्न रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीक, मकदूनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो. Those inhabitants were broadly known as slaves. इनके रहने वाले लोगों को प्राय करके slaves कहा जाता था और ये बाल्कन साम्राज्य का हिस्सा थे। तो 1 मार्क में आपसे पूछा जा सकता है इन कंट्रीज के नाम कि कौन-कौन से रीजन थे जो बाल्कन का पार्ट थे। A large part of the Balkans was under the control of the Ottoman Empire. ज्यादातर जो बाल्कन क्षेत्र था वो ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। The spread of the ideas of romantic nationalism in the Balkans together with the disintegration of the Ottoman Empire made this region very explosive. जैसे जैसे यहाँ पर रोमांटिक नेशनलिज्म बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे ओटोमन साम्राज्य जो है वहाँ पर ये एक्सप्लोसिव परिस्थितियां बढ़नी शुरू हो गई थी। Although the 19th century the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms, but with very little success. हालांकि मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा था, मॉडर्नाइजेशन हो रहा था, लेकिन ये प्रयास जो है वो काफी नहीं था। One by one, its European subject nationalists broke away from its control and declared independence. धीरे धीरे ये क्षेत्र जो है वो इंडिपेंडेंट हो रहे थे, वो अपनी आजादी हासिल कर रहे थे। The Balkan people based their claims for independence for political rights of nationality and used history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjugated by foreign powers. बाल्कन क्षेत्र के जो लोग थे उनका ये कहना था कि एक समय हम आजाद थे लेकिन विदेशी ताकतों ने जो है वो हमें अपना गुलाम बना लिया और अगर हम मिलकर प्रयास करेंगे तो फिर से अपनी आजादी को हासिल कर सकते हैं। Hence the rebellious nationalists in Balkans thought of their struggle as attempts to win back their long lost independence. लंबे समय तक विद्रोह चलता रहा, संघर्ष होता रहा ताकि वो अपनी आजादी को फिर से हासिल कर सके। After the different Slavic nationalities struggled to definite their identity and independence, the Balkan area became an area of intense conflict. बाल्कन का ये जो एरिया था यहाँ पर लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स बनते ही रहते थे, चलते ही रहते थे। क्यों? क्योंकि अलग-अलग तरह के लोग इसका पार्ट थे, तो वो आपस में लड़ते रहते थे। The Balkan states were fiercely jealous